हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्लावर्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्लावर्स जैसा कि हम जानते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स सिंपली ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स होंगे और टेक्निकली इन प्लांट्स को हम फैनरोगैम्स कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम जो कॉमनली फेमस है वो है एंजियोस्पर्म्स, अर्थात आवृत बीजी पौधे। इन पौधों में बीज जो है वह चारों ओर से फल भित्ति से घिरा होता है, इसलिए इनको हम आवृत बीजी कहते हैं। और बीज होने की वजह से इन प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। वैसे स्पर्मेटोफाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बीज है, और बीज जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म्स में बीज जो है वो फल भित्ति से घिरा नहीं होता है, वो नेकेड सीड्स होते हैं, उनमें बीज नग्न होते हैं और इसलिए उन्हें नग्न बीजी पौधे कहते हैं। फ्लावर जैसा कि हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। अब ये फ्लावर है क्या? फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब जिन प्लांट्स में फ्लावर नहीं है उनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन कैसे होता है? उसमें कुछ और दूसरी संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, बट फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर ही है जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें यहाँ पे फ्लावर के 4 पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। याद ये रखना है कि फ्लावर में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं और इन्हें ही हम वर्ल्स या चक्र कहते हैं। 4 चक्र कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर बाहर की ओर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये पहला चक्र है जिसे हम सेपल कहेंगे। दूसरा, ये जो कलर्ड पार्ट है रेड कलर से दिखाई दे रहा है सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, इसे हम पेटल कहेंगे, ये दूसरा चक्र है। तीसरा स्टेमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यह हुआ। और चौथा पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्रमशः आउटसाइड टू इनसाइड हुआ, बाहर से अंदर की ओर। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है कि अगर हमने चारों ऑप्शंस को लिख दिया और पूछा कि इसमें से सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है या वर्ल कौन सा है, वो होगा पिस्टिल। सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है? ये होगा सेपल जो कि सबसे आउटर मोस्ट है। अब यहाँ पर अगर हम वन बाय वन इनके फंक्शंस डिस्कस करें, सेपल जैसा कि आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, यूजुअली ये ग्रीन कलर का होता है। और फ्लावर जब बड स्टेज में होगी, जब कली अवस्था में होगी, ये फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ ग्रीन होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी पार्टिसिपेट करेगा और इस फ्लावर के लिए फूड फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये हुआ सेपल। दूसरा पार्ट पेटल जो कि यहाँ पे रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है। जो फ्लावर में अट्रैक्शन होता है वो पेटल्स की वजह से ही होता है। और अगर हम इसके फंक्शंस देखें ये मेनली जो है पॉलिनेटर्स, जो परागण करने वाले जीव हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा कि इसका कलर जो है वो ग्रीन को छोड़ करके कोई भी हो सकता है यूजुअली, इसलिए ये नॉन ग्रीन इन कलर, कलरफुल है बट ग्रीन को छोड़ करके, अदर देन ग्रीन, या हम नॉन ग्रीन बोल सकते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो स्टेमेन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्टेमेन मेनली 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है। सबसे ऊपर की ओर टॉप में फर्टाइल पार्ट जिसको हम एंथर कहते हैं, और नीचे एक लंबी डंडी नुमा संरचना जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ये दोनों एंथर और फिलामेंट जिस स्थान पे कनेक्ट होंगे उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव अर्थात योजक या संयोजक। अब ये एंथर पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों का निर्माण होता है जिसे हम मेल गैमिटोफाइट भी कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। और इसी मेल गैमिटोफाइट के अंदर में मेल गैमीट अर्थात नर युग्मक का निर्माण भी होता है। और यहाँ पर याद रखना है कि जो डिवीजन होगा
वो होगा अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस, या इसे ही हम रिडक्शन डिवीजन आरडी कहते हैं। सो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लास्ट और इनर मोस्ट पिस्टिल, जो कि सबसे अंदर का भाग है। सो पिस्टिल जो है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर टॉप पे स्टिग्मा, जो कि प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। यहीं पर पॉलन ग्रेन्स जो हैं आएंगे और आने के बाद जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होंगे सो इससे एक पॉलन ट्यूब निकलेगी जो अंदर की ओर एंटर करेगी। सो स्टिग्मा जो है ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, और इसके ऊपर कुछ सुगर लाइक सब्सटेंसेस होंगे जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में हेल्प करने वाले हैं, पराग कणों के अंकुरण में सहायता करने वाले हैं। अब ये पॉलन ग्रेन आएंगे कहाँ से? सो या तो ये इसी फ्लावर के एंथर से आएंगे या फिर किसी अदर फ्लावर से आएंगे। सो अगर सेम फ्लावर के एंथर से आ रहे हैं सो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, और अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से आ रहे हैं बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए सो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। सो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, या इसे ही हम सेल्फिंग कहेंगे इस प्रोसेस को। सो स्टिग्मा पिस्टिल का पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है स्टाइल। सो यहाँ पर एक ये जो लंबी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा इस पार्ट को ही हम स्टाइल बोलेंगे। और स्टाइल का फंक्शन क्या है? सो स्टाइल जो है पॉलन ट्यूब को अंदर ओव्यूल तक जाने में हेल्प करने वाली है। ये सॉलिड हो सकती है या होलो हो सकती है, अंदर से ठोस हो सकती है या खोखली हो सकती है। और तीसरा पिस्टिल का जो मेन फर्टाइल पार्ट है वो है ओवरी। सो हम लोगों ने स्टेमन में फर्टाइल पार्ट देखा था, वो क्या था? एंथर। और ऐसे ही पिस्टिल में फर्टाइल पार्ट क्या है? ओवरी। सो ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ओवरी मीन्स अंडाशय, और इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे बीजांड, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बीजांड यहाँ पर दिख रहे हैं। सो बीजांडों की संख्या 1 से लेकर के इनफाइनाइट हो सकती है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी मैच्योर होने पर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फ्रूट में। सो ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो ओव्यूल हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। सो ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फ्रूट फॉर्मेशन फ्लावर के किस पार्ट से होता है, और सीड फॉर्मेशन जो है ये फ्लावर के किस पार्ट से होता है। सो फ्रूट ओवरी से और सीड ओव्यूल से फॉर्म होंगे। सो ये फ्लावर के सारे पार्ट्स हो गए। अब कुछ यहाँ पर और लेवल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक लेवल दिया हुआ है यहाँ पे रिसेप्टिकल। सो रिसेप्टिकल, या इसी को हम थैलेमस बोलते हैं, ये पुष्पासन है। यह पुष्प का वह भाग है जहां से सारे अदर पार्ट्स ओरिजिनेट होंगे या जुड़े हुए होंगे, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। सो ये चारों पार्ट जहां से कनेक्टेड होंगे, ओरिजिनेट होंगे, उसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल या इसे ही टोरस भी कह सकते हैं। और इन सबसे नीचे एक लंबी जो डंडी नुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम पेडिसल या पुष्प व्रंत कहेंगे। ये स्टेम से फ्लावर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर फ्लावर में पेडिसिल है तो फ्लावर पेडिसिलेट होगा, अदरवाइज नॉन पेडिसिलेट। सो इस फ्लावर के डिटेल को यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत ही सिंपल वे में शो करने का प्रयास किया गया है कि फ्लावर जो है इसके 4 पार्ट्स अभी हमने पढ़े, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। अब एक फ्लावर में जितने भी सेपल्स होंगे ये सारे सेपल्स आपस में यूनाइट होकर के क्या बनाएंगे? कैलिक्स। इसे ही हम कैलिक्स बोलेंगे। ऐसे ही सारे पेटल्स को एक साथ कोरोला या दलपुंज बोलेंगे, सारे स्टेमेंस को एक साथ एंड्रोसियम या पुमंग बोलेंगे, और सारे पिस्टिल या कार्पेल स्त्री केसर को एक साथ गायनोसियम या जायांग बोलेंगे। यहाँ पर कैलिक्स या सेपल ये सबसे आउटर वर्ल हुआ। सबसे आउटर वर्ल का मतलब कि सबसे बाहरी चक्र, और ऐसे ही गायनोसियम या पिस्टिल ये सबसे अंदर की ओर वाला चक्र है। सो इनर मोस्ट वर्ल्ड। अब यहाँ पर सेपल और पेटल ये जो दोनों आउटर मोस्ट पार्ट हैं ये एक साथ मिलकर के वेजिटेटिव पार्ट या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसा कि हमने देखा
पहले ही कि फ्लावर क्या है। फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो इसमें से भी जो आउटर मोस्ट 2 लेयर्स हैं, सेपल और पेटल या कैलिक्स और कोरोला, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं बट फ्लावर के इंटरनल पार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये वेजिटेटिव पार्ट या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या एसेसरी लेयर इसको हम बोल सकते हैं। जबकि इनर मोस्ट 2 लेयर्स, स्टेमन या एंड्रोसियम जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोसियम या पिस्टिल जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दोनों आपस में मिलकर के रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब ऐसे फ्लावर्स जिसमें सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल या कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये चारों पार्ट्स हैं, ये चारों वर्ल या चक्र हैं, ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। और कंप्लीट फ्लावर हमेशा कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी क्या है? उभयलिंगी या द्विलिंगी। सो कंप्लीट फ्लावर हमेशा कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। जबकि इनकम्प्लीट फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल हो सकता है। अब अगर हमने एग्जाम्पल के लिए देखा कि अगर कैलिक्स नहीं है, आउटर मोस्ट पार्ट ये नहीं है, बाकी 3 पार्ट ही हैं, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो ये फ्लावर भी इनकम्प्लीट हुआ। या ऐसा हम कहें कि गाइनोसियम नहीं है, बाकी के 3 पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, तो यहाँ पर भी फ्लावर इनकम्प्लीट हुआ। तो अगर अंदर की जो 2 परत हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम या स्टेमन और पिस्टिल रिस्पेक्टिवली, इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट है, सो फ्लावर इनकम्प्लीट होने के साथ साथ कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। अब अगर इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सपोज एग्जाम्पल के लिए मेल पार्ट एब्सेंट है, मेल पार्ट एब्सेंट है तो क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल। सो इस फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर, या फीमेल के लिए यहाँ पे टर्म यूज किया है पिस्टिल, सो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ऐसे ही अगर फीमेल पार्ट एब्सेंट है तो मेल पार्ट होगा, और मेल पार्ट के लिए टर्म यूज किया है स्टेमन, सो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। सो जब भी हम बोलेंगे स्टेमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर, इसका मतलब कि फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो पिस्टिलेट होगा या फिर स्टेमिनेट होगा। जबकि कंप्लीट फ्लावर कैसा होगा? हमेशा बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल अर्थात मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे। So this is end of the video, and finally the question is here that you have to reply in comment section. So question is, pollen grains are part of, आपको बताना है कि जो pollen grains हैं, जो पराग कण हैं, ये किसका पार्ट हैं या किससे रिलेटेड हैं। सो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। सेपल मीन्स बाह्य दल, पेटल मीन्स दल, स्टेमन मीन्स पुंकेसर एवं पिस्टिल मीन्स स्त्री केसर। सो इन चारों में से कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर व लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।